पार्टी चाहिए तो 1 बजे चलो। आज धमाकेदार मंच रखा हुआ अपने ऑफिस में, और कहा, वो भी सरकारी खर्चे पे। Yes, please. Any questions? बैठो भाई, खड़ा क्यों है? Any questions? कोई सवाल नहीं? ये बढ़िया है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, ये बढ़िया है। हाँ हाँ है, इंडियन कंपनी है। किसको? हाँ, करने पड़ेंगे। हाँ हाँ, सही बात है। मान लो तेरा किसी अंग्रेजी लड़की से इश्क हो गया तो साले अंग्रेजी तो बोलनी पड़ेगी ना, है? अंग्रेजी तो बोलनी पड़ेगी ना। तो जब तू इंडिया में सीए करके बैठा और विदेशी कंपनी तेरे पास आ गई अकाउंटिंग वो करवाने के लिए, ऑडिट करवाने के लिए, तो तुझे वहां के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ने पड़ेंगे ना। फिर वो पढ़े बिना कैसे कर लेगा? जानता है तो ले, नहीं जानता है तो वहां जाके दोबारा सीए ज्वाइन कर, काम करता। भाई जब आप किसी विदेशी चीजों का ऑडिटिंग ले रहे तो उनका कानून तो जानना पड़ेगा ना भाई। उनका कानून नहीं जानोगे तो बोल दो नहीं कर सकते, किसी दूसरे से कराएंगे, है? तेरा अबे एक जन्मदिन हुआ तो ही दाढ़ी निकल आई। कल तक तो कह रहा था दाढ़ी नहीं है, कल तक तो ये कह रहा दाढ़ी वाड़ी नहीं है, तो क्या करूं? हाँ ठीक है, खा लिया सर, पूरा खाइए। अबे पूरा हो रहा तो भाई तुम लोग यार। सर खाइए खाइए, अच्छा सर, पूरा। चल कुछ है, कुछ है नहीं सर, लगाना मत सर, पूरा खाइए सर, एक बार नहीं। एक बार में तो खैर नहीं खा रहा, बड़ा चम्मच लिया फिर खाऊंगा। बाकी को खिलाया? कैसे है? थैंक यू। ठीक है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन क्या था? वो भी दोनों सीए होते हैं, हेड भी और ब्रांच भी। ये कल भी समझाया था कि हो सकता है ब्रांच ऑडिटर आपसे सीनियर हो, उम्र में जूनियर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चीज होती है अथॉरिटी की, चीज होती है अथॉरिटी की, मतलब जिस ऑफिस को आप होल्ड कर रहे हो उसकी आपकी अथॉरिटी है। और जैसे मैं हूं, मुझे सरकार ने एक जगह चेयरमैन बना रखा है, एक जगह डायरेक्टर बना रखा है, 2 जगह और बना रखा है। वहां मुझसे ज्यादा उम्र के सरकारी अफसर काम कर रहे हैं, आईएएस हैं। पता चला उनकी उम्र 55 साल की है और मैं जाऊंगा तो यस सर, मेरी अथॉरिटी है।
तो वही हेड ऑफिस के ऑडिटर की अथॉरिटी है कि वो डायरेक्शन दे सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन उसको करना है। और कोई नहीं? ओके, तो चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन आपका हुआ नहीं, और टेस्ट चैप्टर नंबर 3 का होने वाला है 1 तारीख को। छुट्टी के दिन ही तो टेस्ट होता है। तो देखिए, रिवीजन तो करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। और एक बार आपका ये चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया, अब देखिए अब हम क्या करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 आपका खत्म हो गया, प्रैक्टिकल ऑडिटिंग 3 फिनिश। अब क्या करने वाले हैं हम, और आज से ही करने वाले हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम करेंगे प्लस वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करेंगे। अब ये वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन आपका तब तक चलेगा जब तक ये कोर्स खत्म नहीं हो जाता। डेली मैं कभी नहीं कहता कि वाउचिंग वेरिफिकेशन रट लेना, स्टेप बाय स्टेप लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 और आप इसको रट जाओ, नहीं। वाउचिंग वेरिफिकेशन आपकी जिंदगी का हिस्सा है, इसको आपको करना आना चाहिए। तो हम साइड बाय साइड वाउचिंग वेरिफिकेशन चलाएंगे, डेली 1 वाउचिंग 2 वाउचिंग, और आईसीएस के बाद फिर कंपनी ऑडिट, फिर बैंक ऑडिट, फिर दूसरी ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट। मतलब अब आप ये समझ लीजिए कि अपने आप को आधा ऑडिटर तो आप मान ही लो, पूरा तो आप जब बनोगे जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट आधा तो मान ही लो। कल को आर्टिकलशिप में भी आपको यही करना है, और आर्टिकलशिप तो आपकी 6-8 महीने बाद शुरू हो जाएगी। जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप का दिया, अगर उनका निकल गया वो आर्टिकलशिप ज्वाइन करना चाहेंगे, हालांकि मैं एडवाइस नहीं करता जब तक दोनों ग्रुप पास नहीं हो जाए तब तक आर्टिकलशिप ज्वाइन करने को, लेकिन अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहेंगे तो 4 महीने बाद ही शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अब आपको प्रैक्टिकल ऑडिटिंग खुद आ जानी चाहिए कि मैं परचेज की वाउचिंग कैसे करूंगा, मैं सेल्स की वाउचिंग कैसे करूंगा, इतना अब दिमाग में आइडिया बनना शुरू हो जाना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आना अंदर से शुरू हो जाना चाहिए। अब आपको देखिए उस सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, इंटरनल कंट्रोल। उसके बाद तो अब इंटरनल कंट्रोल आप जानते हैं तो आप ऑडिटिंग कर सकते हैं। तो अब मतलब अनलीश होगा कोर्स एक तरह से। कंपनी ऑडिट मैंने आपको बताया कि मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपने कंपनी लॉ पढ़ाई नहीं है, तो मैं बड़े बेसिक से लूंगा, बड़े आराम से लूंगा उसको। तो आपको उसमें लॉ की बैकग्राउंड भी थोड़ी बतानी पड़ेगी। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा, तो अब उसमें कोई रेफरेंस आएगा तो पीछे की चीज भी आराम से बतानी पड़ेगी ना भाई, है? अच्छा, किताब आप में से कितने लोग पढ़ रहे हैं ये बताइए। किताब आप में से कितने लोग ईमानदारी से पढ़ रहे हैं? ये बड़ी पैथेटिक सिचुएशन होगी अगर आप, बल्कि आप लोग तो बहुत रिलैक्स्ड वे में पढ़ रहे हैं, आप लोगों के पास तो टाइम ही टाइम है। फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो चुका है, या अगर फर्स्ट ग्रुप अभी पढ़ा ही नहीं तो पढ़ना ही अभी सिर्फ सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, तो टाइम ही टाइम है। छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, क्या इकोनॉमिक्स के हैं, तो आईटी के हैं, तो एसएम के हैं। फर्स्ट ग्रुप पीछे पड़ा है काय को, तो वो क्या साथ में लेके, वो तो हो गया। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है, मैं पक्का बता रहा हूं कि आप सोचते हैं जिस टाइम क्लासेस चल रहे उस टाइम क्लासेस कर लो, रिवीजन बाद में कर लेंगे, आप वो फर्स्ट ग्रुप पीछे पड़ा हुआ। दिस इज कॉल्ड बैकलॉग। ये बैकलॉग आपको प्रोफेशन में रखना ही नहीं चाहिए। आप दफ्तर में बैठे हुए तो ऐसा करोगे क्या कि एक फाइल निपटाओगे और फिर भी दूसरी फाइल का काम पेंडिंग पड़ा रहेगा? ऐसे करोगे क्या? आपको तो एक फाइल जो सामने आई वो निपटानी पड़ेगी,
उसके बाद आप दूसरी फाइल टेकअप करेंगे। ऐसे तो प्रोफेशन में आप फंस जाएंगे, चाहे आप कंपनी में ही काम करेंगे। तो ऐसा थोड़ी कि आज की कैश बुक लिखेंगे और कल की अभी बाकी है, ऐसे थोड़ी करेंगे आप। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप करने जाएंगे तो ऐसा थोड़ी करेंगे साहब 1 साल वाला कर लिया, अभी पिछले साल वाला बाकी है। वो बैकलॉग नहीं चलता, एक बार फिनिश तो फिनिश। एनीवे, इसी को कहते हैं प्रॉपर शेड्यूलिंग बनाना। आइए देखते हैं, अभी तक हम लोग कुछ बकवास कर रहे थे या कुछ पढ़ा वढ़ा भी है, सीखा भी है। 21, क्वेश्चन नंबर 21। मैंने किताब क्यों पूछा, आपको अभी जवाब मिल जाएगा। मिला क्वेश्चन? है अच्छा, कितने लोग उस टेक्निक से पढ़ रहे हैं कि 1 घंटा पढ़ते हैं, आधे घंटे समराइज करते हैं? आधा घंटा समराइजेशन हो रहा है, पढ़ने के बाद समराइज ना। हाँ, तो बस वही चाहिए, उससे बैकलॉग नहीं क्रिएट होगा। अभी तक जो गलती हो गई मतलब आपसे फर्स्ट ग्रुप का शेड्यूलिंग करने में, ये करने में, वो करने में, बट अब तो गलती मत करिए। और कल से तो आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा मई के लिए, जिनको मई में अपीयर होना, कल से तो काउंटडाउन स्टार्ट है, डे बाय डे। जो फाउंडेशन वाले हैं उनका तो अभी होली वोली मनाने के बाद फिर सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, यस, फर्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड ऑडिट टेक्निक। पहले तो ये बताइए कि ये टॉपिक आपको किताब में कहीं मिला है? यस और नो? थोड़ा मिला है, थोड़ा का तो सवाल ही नहीं उठता, जितनी जरूरत है उतना मिला है। पहले बताइए है किस चैप्टर में, थर्ड में कि सेकंड में? मिला ना? अच्छा, मैंने टेस्ट की कॉपियां देखनी शुरू कर दी हैं। अब ट्रू एंड फॉल्स में मैंने बोला ब्रीफ में रीजन लिखने के लिए। आप में से जो लोग भी टेस्ट में अपीयर हुए होंगे, हालांकि आप सभी लोग अपीयर नहीं होते, ये आप लोग का इतिहास है। टेस्ट में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कई लोग तो ये सोचते हैं कि टीचर टाइम वेस्ट कर रहा है टेस्ट लेकर के, कई लोग ये सोचते हैं। और आपकी तो कुछ नसीबी है कि आप ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ सड़क के इस पार और सड़क के उस पार दोनों जगह पे कोचिंग है। कोई पता कर लीजिएगा, लॉ और ऑडिट के टेस्ट लेने वाले टीचर मार्केट में हैं कितने, और खुद से कॉपी चेक करके देने वाला है कोई कि नहीं है? कोई नहीं है। इतना पेन कोई लेता ही नहीं। अरे साले आओ, पढ़ा दिया, भाग जाओ यहाँ से, दूसरा बैच कराओ, फिर भाग जाओ, तीसरा बैच कराओ, फिर भाग जाओ। 6 महीने बाद एक नई बिल्डिंग खरीदेंगे, फिर उसके बाद से वही बैच टर्नओवर। पढ़िए और ध्यान से पढ़िए, ठीक है? ये सोचिए, मैं आपके लिए अगर इतनी मेहनत करता हूं तो आपको अपने लिए मेहनत करनी है, सिर्फ किसी और के लिए नहीं करनी है। और इस लड़ाई में आप एग्जाम हॉल में अकेले होंगे। बगल वाला, बगल वाली, ये वाली, वो वाली, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस लड़ाई में आदमी दुनिया अकेला होता है, दुनिया में अकेला होता है। हाँ, वहां ये जरूर है कि अगर बगल वाली लिख रही है तो फिर आपको गाना याद आता है, बगल वाली जान मारेगी, फिर आपको जरूर याद आ जाएगा, है कि नहीं? ओके, while auditing the accounts of the company, it is obligatory that the auditor must adopt sampling technique. हाँ, तो मैंने कॉपी चेक की तो ट्रू एंड फॉल्स में लिखा, पहले ऐसे हेडिंग बनाई भाई ने, नेचर ऑफ दी स्टेटमेंट, और फिर लिखा ऐसे 2 बिंदियां डाल के करेक्ट, और उसके बाद रीजन लिखना शुरू किया। तो ये तो लिखने की आपको जरूरत ही नहीं है,
आपने लिखने में अपने 10-12 सेकंड खर्च किए ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, सीधा करेक्ट या इनकरेक्ट और इसके बाद रीजन, या तो करेक्ट है तो करेक्ट, इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट। अच्छा, उसके बाद रीजन। अच्छा, जब रीजन भाई लोग लिख रहे हैं तो वो किस ऐसे के ऊपर बेस्ड है ये बिल्कुल नहीं लिख रहे। मैंने जो भी 2-4-6 कापियां अभी तक चेक की हैं उसमें मुझे जो मिला ऐसे नहीं लिख रहे। मैंने पहले दिन बोला था कि अब ऑडिटिंग का डिसिप्लिन पूरा एसए के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है या लॉ के ऊपर डिपेंडेंट हो चुका है। तो अगर लॉ से करेक्ट या इनकरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको सेक्शन नंबर के साथ लिखना है, उस कानून के साथ लिखना है। और अगर जनरल ऑडिट से करेक्ट इनकरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करेगा कि ऐसे दीजिए, ठीक है। और बड़ा मत मानिए, कॉपियां बिल्कुल वैसे ही मैं चेक करता हूं जैसे एग्जाम में चेक होती है। उस मामले में बड़ा कंजूस हूं, बाकी चीजों में बहुत दिलदार हूं, लेकिन उस मामले में बड़ा कंजूस हूं, नंबर देने के मामले में। तो हाँ, ये ट्रू है कि नहीं है। अच्छा, दूसरा, लिखे जा रहे हैं, सारा कुछ एक ही पैराग्राफ में किया। आप पैराग्राफ चेंज करने की आदत डालिए ना, उससे कॉम्प्रिहेंशन सुंदर लगता है, ठीक है। आप भले ही सही लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि ऊपर से उठाया और नीचे तक सब एक ही पैराग्राफ में समेट दिया। पैराग्राफ चेंज कीजिए, थॉट चेंज कीजिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन और बेटर लगेगा। हाँ, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? While auditing the accounts of the company, it is obligatory that the auditor must adopt sampling technique. Incorrect? करेक्ट वाला भी कोई है? करेक्ट वाला कोई नहीं है? कोई भी नहीं है। तो आप क्या इसका उत्तर क्या लिखने वाले हैं? ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है। सेकंड, बी, क्वेश्चन समझने की भी आदत होनी चाहिए भाई लोग। क्वेश्चन मेकर पूछ क्या रहा है। The auditing firm has no right to compel the auditor to provide copies of the working paper. Correct or incorrect? Correct? आवाज सबकी नहीं आ रही है। हाँ जी, करेक्ट। कोई इनकरेक्ट वाला नहीं है। मतलब कोई राइट नहीं है किसी को, है? करेक्ट है या इनकरेक्ट? करेक्ट। अभी भी कंफ्यूजन है? करेक्ट है सर। नहीं, वो जोर से बोलना और सही से बोलना। मुझे तो चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर आता है या नहीं आता है, मैं तो उससे जज करता हूं ना कि फेस पे क्या लिखा हुआ है। कंपेल नहीं कर सकता, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन बहुतों के दिमाग में इसका आंसर गूंज नहीं रहा है। जब आंसर गूंजता है ना तो वो चेहरे पे दिख जाता है कि किसके दिमाग में गूंजा और किसके दिमाग में नहीं गूंजा। ये रिवीजन प्रॉपर ना करने का असर है। Analytical procedures are unable to help the auditor in determining the nature, timing and extent of other audit procedure at the planning stage. Incorrect है? काफी लोग मुर्दा दफनाने आए हुए हैं। इस शोक सभा में आदमी बैठा होता है, कोई रिएक्शन नहीं चेहरे पे। Okay, 23rd. Extracts and copies of important legal documents, agreements and minutes relevant to the audit is part of current audit file. Yes or no? Correct है, incorrect है? An auditor is bound to provide copies of the working paper to the CEO of the company. है जी?
है। मई 15 का देखिए 24वां, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट एज टू द क्वालिटी ऑफ इन्वेंटरी इज सब्स्टिट्यूट फॉर वेरिफिकेशन। करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है। स्क्रूटिनी ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज वन ऑफ द ऑडिट टेक्निक। है करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। करेक्ट। हाँ भाई, इस पे दो ओपिनियन दिखाई दे रहे हैं। है करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं है। अच्छा, कोई है जो इनकरेक्ट बोलता है इसको? नहीं। है ओके। वर्किंग पेपर्स आर प्रॉपर्टी ऑफ द क्लाइंट एज इट कंटेन्स क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन। Cluster sampling is less effective than random sampling. हाँ, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अभी कंफ्यूजन चल रहा है। ट्रू और फॉल्स? हाँ जी, हो गया भाई, देख लिया पलट उलट के, क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। अब यही नहीं पता कि होता क्या है, तो फिर जवाब कैसे निकलेगा? अब या तो उस क्लास में रहे नहीं होंगे, या तो याद नहीं होगा। अच्छा, एनीवे, अब इसका जवाब है क्लस्टर सैंपलिंग इज लेस इफेक्टिव देन रैंडम सैंपलिंग। कौन जवाब देगा इसका? अब इस पर तो बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। फॉल्स है। क्यों है? हाँ भाई, कुछ आ रहा है समझ में? है आपके चेहरे पे लिखा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन मार्क। आइए इधर आइए। अब इन्होंने जवाब दिया तो ये थोड़ा समझाएं, देखें आपकी समझ में आता है कि नहीं आता। आइए बताइए। पहले से बताइए कि ये रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग में जो हम सैंपल निकालते हैं वो एक रैंडम बेसिस पे निकालते हैं। मतलब अगर सारे वाउचर्स रखे हुए तो हम रैंडमली उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग में हम एक ब्लॉक्स बनाते हैं आइडेंटिकल आइटम्स का, उसके बाद उसमें से निकालते हैं हम सैंपलिंग। तो एक बेसिस पे हम सैंपल निकाल रहे हैं, तो इट इज़ मोर रेलेवेंट। मेरे समझ में आया भाई कि सैंपलिंग क्या होती है। क्लस्टर सैंपलिंग है, बताया था। तो रैंडम तो टेस्ट चेकिंग है, आंख मूंदने वाली सैंपलिंग है। और क्लस्टर सैंपलिंग में आप अकाउंट्स के क्लस्टर बनाते हैं, ब्लॉक, उसमें से एक लीड आइटम आप सेलेक्ट करते हैं। तो बेसिक चीज क्या है? ठीक है, थैंक यू। अरे आपका 10 रुपया रह गया भाई। भाई मैं 10 रुपए की नोट का गेम खेलता हूँ बस। अबे हो गई पार्टी, ले। हो गई पार्टी, ले। ये तरीका मैंने अपने सीए साहब से सीखा था। वो जब भी कहीं सरकारी ऑफिस में जाते थे तो ये 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 50 रुपए वाली, ये तीनों अलग रखते थे और 100 रुपए अलग रखते थे, क्योंकि उस टाइम बड़े नोट वो 100 रुपए वाले ही होते थे। 1000, 500, 2000 आए, 100 वाली अलग ही रखते थे। तो एक आध बार हम लोगों ने पूछ लिया कि सर ऐसा क्यों करते हैं? तो बोले जब हम ऑफिस में जाते हैं तो करप्शन हर जगह था, ये कागज निकलवाना है, वो कागज निकलवाना, तो वो उम्मीद करते हैं
कि कुछ मिलेगा सीए साहब से, तो अरे यार देखते हैं क्या है, यही पढ़ा हुआ लीजिए, अच्छा पढ़ाइए, हाँ पढ़ाइए। क्या भाई आप वहां जितनी बड़ी नोट निकालोगे वो कहेगा सर वही वाली दीजिएगा, वो वही वाली। अब जब देखेगा पढ़ाइए ये 10 20 50 तो इसी में से मांगेगा ना। मैंने कहा यार कमाल है यार, इसमें भी अलग अलग करके जेब में अलग अलग खाने बनवाने पड़ेंगे हैं, अलग अलग रखने के लिए जेब में पूरा लॉकर बनवाना पड़ेगा। मतलब ये सब ट्रिक्स है कि नहीं है? तो ये हुआ। अच्छा 27th, the auditors in the interest of users while explaining the nature of his reservation can describe the work of an expert with his name in the audit report without obtaining prior consent of the expert। अब आप देखिए ये है, अभी तक से अंदाजा लगा होगा कि हम लोग क्लास में ना बकवास नहीं कर रहे हैं, जो करते हैं रेलिवेंट ही करते हैं, है कि नहीं है? वो आपके एग्जाम से एकदम रिलेटेड होता है, और जो कीवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं समझिए उसी को आधार बना के वो सवाल फ्रेम कर रहे हैं। तो इसलिए लेक्चर जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है, चीजों को यहाँ जो लिखी जा रही है उसको जरा ध्यान से रिवाइज करने की जरूरत है। मैं पक्का बता दूं आपको कि जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है कि जो क्लास में डील कर देते हैं, क्या अभी आप पिछली बार का पेपर उठा लीजिए लॉ और ऑडिट का, और पिछली बार जो मैंने कॉपी लिखवाई है उससे कंपेयर कर लीजिए, मतलब 2-3 केस स्टडी तो क्लास में बताई हुई आ जाती है, आराम से आ जाती है। तो ये अनुभव का थोड़ा सा फायदा आप लोग उठा लीजिए तो आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा। तो क्या बोलते हैं, when an auditor identifies misstatement resulting from fraud, it is his responsibility to communicate it to the regulatory or enforcement authorities apart from those charged with governance। ये ट्रू है कि फॉल्स है? करेक्ट है। अच्छा तो करेक्ट है, तो क्यों करेक्ट है? रीजन तो बताना पड़ेगा ना भाई, करेक्ट वाले बताइए रीजन है क्या? तो मैनेजमेंट को तो रिपोर्ट कर ही रहा है वो। नहीं यूजर्स को पता चलना अलग बात है, ये तो सरकार को रिपोर्ट करने की बात कर रहा है, ये तो रेगुलेटरी अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की बात है। फ्रॉड है तो करना पड़ेगा, प्रोफेशनल ड्यूटी है। हाँ भाई, अब फाउंडेशन से आ रहे हो ना, आपके आंसर से पता चल गया, बैठिए। हाँ भाई, क्या है फ्रॉड, क्या है, सही है कि गलत है? गलत है, क्यों गलत है? तो मैनेजमेंट को तो बता ही रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी एज वेल एज अपार्ट फ्रॉम मतलब अलग अलग नहीं है, इन एडिशन टू। यही मैंने कहा कि आपको सवाल समझना पड़ेगा कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है। उसका कहना है दोनों को बताना पड़ेगा, मैनेजमेंट को भी बताना पड़ेगा, दो चार्ज विद गवर्नेंस को भी बताना पड़ेगा, और रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो बताना ही पड़ेगा। ये कह रहा है। ये सही है कि गलत है? करेक्ट है, इनकरेक्ट है? करेक्ट है। देखिए इस सवाल में बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह से नंबर मिलते हैं, प्रोवाइडेड आप रीजन और कंक्लूजन सही दे दें। तो 20 नंबर का सवाल ये आता ही आता है। और आप ये सोचिए कि जो आपको एमसीक्यू आने वाले हैं वो भी तो इसी कंसेप्ट पे ही आधारित होंगे ना, यस और नो टिक। अब वहां क्या करेंगे? सैया दिल मांगे चवन्नी उछाल के क्या करेंगे? वहां पे कंसेप्ट क्लियर होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है, करना पड़ेगा। ओके, कोई है जो इनकरेक्ट बोल रहा है? कोई नहीं। अच्छा, इसमें फर्स्ट ग्रुप पढ़ के आए हुए कितने लोग हैं? कम से कम उनको तो पता होना चाहिए कि 1 करोड़ से ऊपर का रहेगा तो सरकार को जाएगा, 1 करोड़ से नीचे का रहेगा तो सरकार को नहीं जाएगा। कम से कम उनको तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, शीशे की तरह। 143(11) 1 करोड़ से ऊपर का है तो जरूरी है, 1 करोड़ से नीचे का है तो जरूरी नहीं है। फिर तो आप मैनेजमेंट को बता दो, आपका काम चल जाएगा।
अब आप लोग गाइडेड इस बात से हो रहे हो कि फ्रॉड 1 रुपए का भी हो चाहे कितना भी बड़ा हो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब वर्ड रिपोर्ट यूज हो रही है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट है ना, और वो ऑडिट रिपोर्ट अपनी सारी दुनिया के लिए जारी कर रहा है। जब वो ये कह रहा है रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताना पड़ेगा, इसका मतलब ऑडिट रिपोर्ट के सिवा एक चिट्ठी और लिखनी पड़ेगी सरकार को। तो ऑडिट रिपोर्ट के सिवा सरकार को एक चिट्ठी तो कंपनी के केस में लिखनी पड़ती है, वो भी तब जब 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हो। ये तो फर्स्ट ग्रुप वाले पढ़ के आ ही रहे होंगे। बेटा लोग बहुत मेजर ना बना करो, हाँ, बहुत मेजर ना बना करो। एग्जाम इज ए ग्रेट लेवलर। हाँ, अब क्या है 29 इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू कम्युनिकेट टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। सवाल पूछने का मतलब ये कि इट इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू कम्युनिकेट द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी टू द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। Of course it is necessary, but not in all the cases. In case of partnership, if a fraud takes place, you are responsible only to include this in your audit report. अब उसमें आप सरकार को थोड़ी लिखने के लिए चले जाएंगे। कंपनी को तो एक छोटी सी मजबूरी के 1 करोड़ से ऊपर है तो सरकार को लिखना है, और इस कंपनी लॉ के बनने से पहले तो वो भी नहीं थी। उसमें भी सिर्फ यही था कि फ्रॉड है तो ऑडिट रिपोर्ट में डाल दो बस। एलएलपी में मजबूरी नहीं है, बैंक में मजबूरी नहीं है। बैंक में भी फ्रॉड हुआ तो आपकी मजबूरी नहीं है कि आप उसमें पुलिस को बताइए। मैं आपको बताता हूं, एक किस्सा याद आ गया मुझे अपनी आर्टिकलशिप का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टैट्यूटरी ऑडिट पे थे, और उसमें होता ही है कि जनरली कुछ ज्यादा गलतियां मिलती नहीं है। तो अब वो ऑडिट प्रोग्राम तो हम लोग के सामने ही था, तो उसमें प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है लॉकर रेंट वेरीफाई करना। तो बैंक आपको लॉकर देता है तो महीने का किराया देता है। तो उन्होंने लॉकर रेंट वेरीफाई करना शुरू किया तो देखा कि कुछ लॉकर्स के रेंट नहीं आ रहे हैं या नहीं आए हैं। तो पूछा हमने कि भाई इनके रेंट नहीं आए हैं। तो उसमें बैंक के पास सीधा सा रूल है कि वो जनरली आपको लॉकर तभी अलॉट करता है जब आपका उसमें एक अकाउंट होता है, सेविंग या करंट व्हाटएवर। तो अगर आप लॉकर रेंट टाइम पे नहीं देते हैं तो आपके सेविंग या करंट अकाउंट में डेबिट कर देता है, मतलब लॉकर रेंट रिकवर कर देता है। तो हम लोगों ने पूछा कि भाई इसको कम से कम अकाउंट से तो रिकवर कर देते हैं। तो बैंक मैनेजर थोड़ा सा अटका। तो अरे सर चाय पीजिए, सब लॉकर रेंट कितना 300 रुपए है तो कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। हमने कहा भाई 300 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं, बट एक रूल तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है तो तुम कर क्यों नहीं रहे हो। अचानक ऐसे दिमाग में आ गया कुछ रखते वक्ते भी हैं ये लोग लॉकर में कि बस ऐसे ही खाली पड़ा रहता है। नहीं सर, जिसका मन करता है रख भी देता है। मुझे ठीक है, कुछ लॉकर वेरीफाई कर देते हैं। तो अब कौन से लॉकर वेरीफाई करें? कहा ऐसा छोड़िए, लॉकर वॉकर क्या वेरीफाई करेंगे, बेकार की एक्टिविटी है। इस वर्ड पे ऑब्जेक्शन आ गया हमारी टीम के एक मेंबर का। कहा सर आपने ये कैसे कह दिया, बेकार की एक्टिविटी, अब तो करेंगे। अब वो अड़ गया। तो बोले ऐसे छोड़िए, जाने दीजिए, चाय पीजिए, खाना खाइए। ना सर, लॉकर वेरीफाई कराइए। और ऑडिटर अगर अड़ जाए तो मैनेजर इनकार नहीं कर सकता। तो काफी देर की हील उज्जत के बाद, अरे सर वो चाबी नहीं है, तो कैसे नहीं चाबी आपके पास, तो मास्टर की होती, चलिए वेरीफाई कराइए। तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि आप लॉकर रूम में कैसे घुस सकते हैं। तो फॉर्म वाम भरवाने में हम लोगों से इतनी वो हील उज्जत कर रहा था कि कुछ शक होना लाजमी था। तो कुछ लॉकर देखे जिसमें सामान है, कुछ में नहीं है। साहब नहीं है सामान तो क्यों नहीं? अरे साहब अब वो आए निकाल के ले जाते हैं, क्योंकि जिस टाइम लॉकर ऑपरेट हो रहा होता है उस टाइम वो लॉकर मैनेजर जाके सिर्फ चाबी खोल के बाहर आ जाता है। फिर आप अपना लॉकर ऑपरेट कीजिए, आपको उसमें जो रखना है निकालना है आपकी मर्जी है। तो जो लॉकर खाली दिखे तो ये पूछा कि कब से खाली है, लास्ट टाइम कब ऑपरेट हुआ था। तो पता चला ये लास्ट टाइम 4 महीने पहले ऑपरेट हुआ था, ये 4 दिन पहले ऑपरेट हुआ था। तो भाई जो 4 महीने पहले ऑपरेट हुआ था वो आदमी बंद, सामान कुछ है नहीं, तो किराया क्यों दे रहा है? अरे दे रहा है। कौन है ये लोग? नाम हम देखा हम लोगों ने। तो उसी में जो लड़का लोन देख रहा था उसने कहा कि यार इसका तो लोन है और इसी सिक्योरिटी का अगेंस्ट है। मतलब
जिसको कहते हैं ना स्केलेटन आउट ऑफ द कपबोर्ड, मतलब अचानक आपने अलमारी खोली और कुछ गिरा आपके ऊपर, ये बिल्कुल ऐसे ही स्टम्बल्ड अपॉन दैट। कहा है उसका लोन है इसी के अगेंस्ट में, अब पकड़ लिया आपको कि भाई साहब ये तो गोल्ड लोन है, गोल्ड की सिक्योरिटी का अगेंस्ट, और गोल्ड वहां है नहीं, और आप कह रहे हैं लॉकर 4 महीने पहले ऑपरेट हुआ था, 4 महीने से हो गायब है, आपकी सिक्योरिटी कहां गई? अब उसको पकड़ लिया तो फिर खंगाल भी लिया हम लोगों ने। अच्छा, जब खंगाल लिया तो पता चला कि ऐसे शहर के 4-5 बड़े व्यापारियों के अकाउंट हैं जो गोल्ड पे बेस्ड हैं, लोन है, और गोल्ड यहां पे है नहीं। तो हम लोगों के सामने पहली बार मामला आया था इस तरह का, तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था अब इसका करें क्या, पकड़ तो लिया है, अब करें क्या, तो इसका कानूनी प्रोसीजर क्या होगा। तब उसमें ये हुआ कि भाई बॉस से बात करो, अब बॉस का तो टंकाल बुक होगा तब होगी बात, बाहर की ऑडिट थी, तो टंकाल उस टाइम पे जब बुक होता था बाहर के नंबर पे, जिसको आप एसटीडी कॉल कहते हैं, तो वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट के थ्रू रूट होता था, और उसमें कभी आधे घंटे लगते थे, कभी 1 घंटे लगते थे, कभी 5-5 घंटे लग जाते थे। तो जब हम लोग की समझ में कुछ नहीं आया कि क्या करें, तो अब हम लोग ब्रांच मैनेजर से पूछ रहे हैं, कहा सर छोड़िए ना, मैं मंगवा देता हूं उनसे फोन करके। तो उसको समझ में आ गया था क्या हुआ है, कभी लड़कों की समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी ग्रेविटी क्या है, लेकिन उसको पक्का समझ में आ गया था क्या हुआ है। तो उसने फोन करके उन व्यापारियों में से 2-3 को बुला लिया कि जी ये लोग आए हुए हैं। तो पहले उन्होंने सोचा लड़के लड़के हैं, बेटा बेटा करके बात करने लगे। अरे बेटा जानते ही हो, परिवार है, शादी है, ब्याह है, तो औरतों का शौक होता है, तो ऐसा है कि वो कहीं गया नहीं है, वो आ ही जाएगा। हमें नहीं समझ में आ रहा था, तो हमारे में से एक लड़का बोला, क्या बात है, ऐसा है, अगर इन्होंने गोल्ड ला के दोबारा रखवा दिया तो मतलब इनकी तो चांदी हो जाएगी, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे फिर। तो ऐसा करते हैं, स्ट्रांग रूम में ताला लगवा के चाबी अपने पास रख लेते हैं। तो उसने कहा कि भाई स्ट्रांग रूम में ताला लगाइए, चाबी हमें हैंड ओवर कीजिए। बोले सर ये तो बैंकिंग नियमों के खिलाफ है कि हम चाबी आपको हैंड ओवर करें। तो मैं नहीं जानता क्या हुआ, हम लोग बैठे बातचीत ही कर रहे थे, एक का मूड ज्यादा खराब हो गया, उसने जाके पुलिस को फोन करवा दिया, बाहर निकला, और उस टाइम एसटीडी पीसो बहुत होते थे 90s के जमाने में, तो उसने पुलिस को फोन करवा दिया लोकल, और पुलिस को फोन करवा दिया, 10-15 मिनट में आ भी गई। तो और उसने किसी को नहीं बताया कि उसने क्या किया है, आके चुपचाप बैठ गया। तो पुलिस है तो हम लोग भी हक्के बक्के, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो हमने बता दिया ये ऑब्जर्वेशन हम लोग का ये हो रहा है, और हम लोगों ने अपने बॉस को बात करने के लिए टंकाल बुक कराई है। तो पुलिस के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो किसी भी नंबर पे कहीं भी कॉल करवा दे। तो उसने समझ तो गया वो भी केस तुरंत, उसने कहा ठीक है आप में से कोई एक आ जाए और बॉस से बात कर दे। तो हम में से एक चला गया, उसने कम्युनिकेट किया। अब जैसे ही ये कम्युनिकेशन हुआ बात तो चल पड़े, कहे यार तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, मैं आ रहा हूं। अब उसने जैसे आके बताया कि बॉस खुद आ रहे हैं, तब हम लोग की समझ में आ गया गुरु हम लोगों ने कुछ ना बढ़िया मछली फंसा ली है, अगर वो खुद आ रहा है तो कुछ ना कुछ हम लोगों ने कर दिया है ऐसा। अब उसके बाद हम लोग चौड़े हो गए। अच्छा, पुलिस का भी सपोर्ट मिल गया, पुलिस वाले को तुरंत समझ में आ गया क्या गेम है, उसको तो दिख गया कि यहाँ तो बढ़िया बनेगा, वो कुंडली मार के बैठ गया। सीओ था, कोतवाली वहां पे छोटे शहरों में होती, वो सीओ था, आकर के बैठ गया, कहा जी अब तो कुछ नहीं होने दूंगा। अच्छा, वो व्यापारी सब एक दूसरे को जानते रहते हैं, पुलिस वालों को भी जानते हैं, एसडीएम डीएम को भी जानते हैं। उसने न्यूज फ्लैश कर दिया। जब न्यूज फ्लैश हो गई तो फिर बड़े अधिकारियों का भी आना शुरू हो गया कि बैंक में सोने का कुछ घोटाला हो गया है। तो जब बड़े ऑफिसर्स आ गए तो उसके बाद तो दबना नहीं था, तो उसमें तो फिर एसडीएम, फिर डीएम, थोड़ी देर बाद फिर सिटी एसपी, फिर ये वो दुनिया भर का मेला लग गया। और हम लोग की ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोगों ने वास्तव में ऐसा क्या किया है जिसमें सारा ये बवाल हो गया है एकदम से। फिर खैर शाम होते होते फिर बॉस का फोन आया कि बेटा निकल गया हूँ, एकदम मत घबराना, पुलिस को देख के बिल्कुल मत घबराना, एकदम से तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया है और तुम लोग बिल्कुल सेफ रहोगे, चिंता मत करो। तो पुलिस वाले हम लोग से भी इंक्वायरी कर रहे थे, कहाँ से कैसे, नाम बताइए, पता बताइए। तो एक आध को घबराहट होती है कि यार हमारा नाम पता क्यों पूछ रहे हो, हम तो इस फर्म से आए हुए हैं, हम कहाँ के रहने वाले, इससे तुम्हें क्या मतलब। एनीवे उन्होंने पूरा एश्योरेंस किया, लेकिन फिर उसके बाद बॉस आए हमारे और बड़ी पीठ थपथपाई कि यार तुम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। ये पहली बार, मतलब मेरी प्रैक्टिस में पहली बार ये घोटाला सामने आया है, जनरली बैंकों में होता नहीं है, ये बड़ा अनयूजुअल था ही। फिर वो
उन्होंने पुलिस वालों ने कहा जी हम तो एफआईआर करेंगे। तो वो एक अलग मामला, पुलिस की एफआईआर क्या मामला अलग था। फिर वो व्यापारी बड़े मतलब रिक्वेस्ट करने लगे ऐसे वैसे। बॉस ने कहा जी अब तो ये पब्लिक हो गया, अब तो हम छोड़ने वाले नहीं है। हम लोगों ने कहा सर छोड़िएगा मत एकदम से, हम लोगों ने किया इसकी रिपोर्ट जाने, हम लोगों ने क्या कहा यार मैं बिल्कुल रिपोर्ट करूंगा, ये हमारी फर्म का प्रोफाइल बढ़ाएगी। बताओ उनके जा करके उनकी टीम ने इतना बड़ा घोटाला पकड़ लिया। ब्रांच मैनेजर अपनी नौकरी को रो रहा था, साहब बीवी है बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे, हो जाएंगे वो हो जाएंगे। हमने कहा तो अपना ख्याल कर ले, बीवी का ख्याल हम कर लेंगे, तू छोड़ दे ये सब की चिंता तू छोड़ दे, कोई भूखे भूखे ना मरेगा। तो कहने का मतलब कि रेगुलेटरी और इन्फोर्समेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने की आपकी मजबूरी नहीं है, ये आपका ऑप्शन है कि कर दीजिए तो अच्छा है। कंपनी में भी तब है जब 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हो, तो ये इसलिए इनकरेक्ट है। 29th, errors of commission is where a transaction has been omitted either wholly or partially। ये तो इनकरेक्ट हो गया ना। अब देखिए आवाज का आता हुआ स्तर ही बता देता है कि कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। Confirmations received by the auditor directly from third party are conclusive evidence in support of a transaction। Correct or incorrect? Incorrect। Incorrect। क्यों? कंक्लूसिव नहीं है। Yes, evaluating responses to inquiries is an integral part of the inquiry process। आपने इंक्वायरी की है और इंक्वायरी का जो आंसर आया है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं कि कितना सही है कितना गलत है, ये भी इंक्वायरी के प्रोसेस का हिस्सा है। करेक्ट है इनकरेक्ट है? Taking management representation is a convenient, economical and equally acceptable audit method even where direct access by the auditor to audit evidence is possible। आइए, अब आवाज का धीमा स्तर ये कम्युनिकेट कर रहा है कि बहुतों को अभी सवाल समझने में टाइम लग रहा है। ये है क्या? देखो सवाल समझने की एबिलिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहे अपनी ईगो में चाहे शर्म में आप लेते हैं इंग्लिश मीडियम, तो आपको पेपर तो इंग्लिश वाला ही डिलीवर होता है, हिंदी वाले को तो शब्द पता नहीं पढ़ के समझ में आते कि नहीं आते। अब इंग्लिश वाले पेपर को डिकोड करना तो जरूरी है ना, कि जो एग्जामिनर पूछ रहा है उसका मतलब तो समझ लें। तो समझिए इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको डायरेक्ट एक्सेस अवेलेबल है, आप एविडेंस देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो मतलब सिंपली ये सवाल क्या है, रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट इज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑडिट एविडेंस और नॉट। स्पेसिफिकली सवाल ये है। ए कंपनी विच हैज बीन अनेबल टू नेगोशिएट बोरोइंग्स फ्रॉम इट्स बैंकर्स claim that it be able to continue as a going concern। True or false? है? Correct or incorrect? Correct है। सवाल समझ में आया कि नहीं? एक कंपनी बैंक से लोन मांगने गई, बैंक ने मना कर दिया, कहा नहीं आपकी हालत ऐसी नहीं कि आपको लोन दिया जाए, और फिर भी वो अपने आप को क्या कर रही है, गोइंग कंसर्न। ठीक है? सही है भाई? अब बैंक लोन मिले ना मिले इससे आपकी गोइंग कंसर्न पे क्या फर्क पड़ने वाला है। और उनको टर्म्स एंड कंडीशन आपकी समझ में नहीं आए, उन्होंने मना कर दिया। इसमें कुछ ऐसा तो नहीं दिया है ना कि जी इसका लॉस बहुत ज्यादा है या गवर्नमेंट ने इस पे बैन लगा दिया है, कुछ ऐसा तो है नहीं।
An auditor's external expert is not subjected to quality control policies and procedures of an audit firm. सही है कि गलत है? पहले सवाल समझिएगा। भाई ऑडिट करने का जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो प्रोनाउंसमेंट ऑफ आईसीआई से गवर्न होता है, और एक्सपर्ट को आपने किसी मुद्दे पे रिपोर्ट करने के लिए बोल रखा है, तो एक्सपर्ट तो अपनी एजम्पशन पे काम करता है ना, वो आपका एएस और एसए फॉलो करने के लिए बाउंड थोड़ी है। तो सवाल वही है कि जो सीए फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हैं, क्या वही पॉलिसीज एक्सपर्ट पे भी लागू होंगी या नहीं होंगी? In auditing, auditor check the specific assertion of the item appearing in financial statement and opine that overall assertions they signify. Explain specific assertion and overall assumptions in this context. अरे 10 नंबर का सवाल यहाँ कैसे आ गया यार? वो भी मई 9 में आया था। आ भी assertion assert करेगा? वो तुझे तो करना ही चाहिए, ये 10 नंबर का है, लिख के लाइए इसको पूरा, ठीक है। अब आप देखिए शॉर्ट नोट आपके इम्तहान में कैसी कैसी आती है। नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, क्या मुश्किल है भाई? ऑडिट रिस्क एट द अकाउंट बैलेंस लेवल एंड एट द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस लेवल, ये आपका एक्चुअली चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, जहां पे से 315 पूरा पढ़ लेंगे। ऑडिट वर्किंग पेपर, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्किंग पेपर आप देखिए 1, 2, 3 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हो रही चीजें। एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट टेक्निक वही 10, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इनहेरेंट रिस्क, ऑडिट प्लानिंग एंड मटेरियलिटी। क्या मतलब आप सवाल पढ़िए, आपको लगेगा कि ये सब पढ़ी हुई चीजें हैं, लेकिन लिखना आपको पड़ेगा। इसीलिए लिखने वाली प्रैक्टिस जरूरी है। जो आधे घंटे का समराइजेशन मैं कहता हूं, इसीलिए कहता हूं। आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं लगेगा जो आपको ये लगे कि नहीं मैंने तो पढ़ाई नहीं। मटेरियलिटी एंड ऑडिट, इसके बीच का रिश्ता, एडवांटेज ऑफ सैंपलिंग, अब देखिए दूसरी बार आया, नवंबर 11 में पहले आया था और मई 14 में फिर आया। रैंडम सैंपलिंग, सरप्राइज चेक, फैक्टर्स गवर्निंग मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑडिटर विद दो चार्ज विद गवर्नमेंट, इसका सेपरेट से ये भी पढ़ना बाकी है। सेल्फ रिवीलिंग एरर एंड 4 इलस्ट्रेशन देयर ऑफ, ये सवाल मैं अभी ले रहा हूं। सब्सटेंटिव प्रोसीजर 2 बार आया, कितनी बार हम लोग इसको डील कर चुके हैं। रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस आपको बताया था, वो 4 है, उनकी डिग्री है। असर्शन अबाउट बैलेंस एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, या वॉचिंग वेरिफिकेशन में कर देंगे। मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस कर चुके हैं अपन। 530 मीनिंग ऑडिट सैंपलिंग, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम फॉर टेस्टिंग एज पर 530। देन डिस्क्रिप्टिव अभी लेते हैं, लेकिन ये सवाल पहले देंगे। सेल्फ रिवीलिंग एरर एंड 4 इलस्ट्रेशन देयर ऑफ। Do you have the idea what is the meaning of self-revealing error? Self-revealing error. भाई 4 एरर पड़ी थी, ओमिशन, कमीशन, कॉम्पेंसेशन और प्रिंसिपल। उसमें तो कहीं आया नहीं है सेल्फ रिवीलिंग एरर। पहले तो यही पता चलना चाहिए ना सेल्फ रिवीलिंग एरर होता क्या है। क्या होता है सेल्फ रिवीलिंग एरर? बताइए। रट्टा मार जिंदगी से बाहर निकलिए। ऑब्वियसली जो खुद अपने आप को बताए कि हां मैं गलती हूं, आपको आके इंट्रोड्यूस करे, हाय आई एम गलती बाई मिस्टेक,
जो आके आपको रिवील करे। अब एक एरर है एरर ऑफ ओमिशन, वो आपको आके रिवील नहीं करती। एक एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल, वो आपको आके रिवील नहीं करती, डिटेक्ट करना पड़ता है। एक ही एरर है जो कि आपको खुद, जिसको मैंने वर्ड यूज किया था मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, जो आपको आके बताती है कि हाँ आई एम एन एरर, प्लीज फाइंड माई सेल्फ। तो ये तो एरर ऑफ कमीशन है जिसकी पार्शियल रिकॉर्डिंग हुई है। अब इसके 4 एग्जाम्पल, मतलब इसमें सिर्फ इतना ही था कि सेल्फ रिवीलिंग एरर अगर आप पकड़ लें तो 4 एग्जाम्पल तो आप फाउंडेशन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसके 4 एग्जाम्पल तो आप दे ही सकते हैं इसके। बताइए, कोई बताएगा एग्जाम्पल क्या है एरर ऑफ कमीशन वाले? अब आपको अकाउंट लिखना है, मतलब अकाउंट की एंट्री बतानी है, तो ये होना था ये हो गया, ये होना था ये हो गया। बताइए। हाँ, एक एक करके कौन बताएगा? बताना शुरू करिए, ऐसे मरमरिंग से नहीं कुछ होगा। 4 एग्जाम्पल। हाँ बोल। हाँ एक ही दे। सेल में क्या क्या तो एंट्री डाली? क्या सेल में 200 की एंट्री डाली थी, 100 की एंट्री, तो एंट्री क्या डाली? कौन डेबिट हुआ कौन क्रेडिट हुआ? अरे भाई अंडर कास्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन एक अकाउंट डेबिट हुआ होगा, एक क्रेडिट हुआ होगा ना, तो कौन सा डेबिट हुआ कौन सा क्रेडिट हुआ? कैश कितना डेबिट हुआ? 200। और सेल कितनी डेबिट क्रेडिट हुई? सेल 100 से क्रेडिट हो गई। ओ ठीक है। दूसरा है, तो उससे कैसे होगा? कैसे गलत हो जाएगा? मिस्टर ऐसे क्या किया फिर? हाँ क्रेडिट पे किया, उसको डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट क्या किया? अरे यार अकाउंट में पोस्ट बाद में होगा, पहले तो एंट्री पास होगी ना। तो एंट्री क्या है? तो कर तो दिया क्रेडिट उसको। तो जब परचेज डेबिट किया तो एक्स को क्रेडिट ही करोगे ना भाई। अच्छा अकाउंट में लिख दिया उस साइड में, डेबिट साइड, तो हो गया 2। और देखो आपको 4 एग्जाम्पल पूछा। एग्जामिनर की मेंटेलिटी समझो, वो ये पूछना चाहता है 4 एग्जाम्पल, वो ये कह रहा है कि देखो 4 मेन एरिया होते हैं आपके, एक रेवेन्यू का, एक एक्सपेंडिचर का, एक एसेट का, एक लायबिलिटी का, तो चारों से एक एक एग्जाम्पल डाल दो। अब आप चाहें तो चारों एग्जाम्पल आप एक्सपेंडिचर के डाल सकते हैं, वो भी आपका काम खत्म करेगा। रेवेन्यू का ही डाल सकते हैं, एग्जाम हॉल में जो समझ में आए आप वही डालेंगे, लेकिन वहां भी जो अपनी रीजनेबलनेस यूज कर ले। फिर यही तो फर्क होता है नंबरों में, किसी को 50 मिले, किसी को 52 मिले, किसी को 58 मिले। तो क्या है, असेट और लायबिलिटी का भी तो कोई एग्जाम्पल इसमें सोचना चाहिए। हाँ, एरर ऑफ कॉम्पेंसेशन, एरर ऑफ कमीशन in case of asset, mistake apparent from record। नहीं समझ में आ रहा है? कमाल है। हाँ तो आ गया तो बता ना फिर। हाँ असेट पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया, पीएनएल में पोस्ट कर दिया, लेकिन असेट बुक वैल्यू पे डाल रखा है। अच्छा डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है?
डेप्रिसिएशन टू, नहीं डेप्रिसिएशन टू, हाँ डेप्रिसिएशन टू असेट ना, तो डेप्रिसिएशन पीएनएल में कैसे चला जाता है? डेप्रिसिएशन टू असेट तो हो गया, तो फिर पीएनएल में कैसे चला जाता है? नहीं जाता कैसे? क्या करेंगे तो चला जाएगा? पीएनएल डेबिट टू डेप्रिसिएशन, तो पीएनएल डेबिट कहां पे होगा? लेजर में, जनरल में होगा। जनरल में होगा तो मतलब फिर जनरल में पीएनएल का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा ना? मतलब लेजर में पीएनएल का एक अकाउंट खुलेगा, है कि नहीं? अच्छा, जब लेजर नहीं, डेप्रिसिएशन का तो जब ही खुल गया था जब डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट हुआ था। डेप्रिसिएशन का जब ही खुल गया था। मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट को तो लाना चाहता हूं। जब तू कह रहा है ना डेप्रिसिएशन खुलेगा, पहले मुझे एग्जैक्टली बता कि लेजर में पीएनएल का अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा? नहीं खुलेगा? तो डेप्रिसिएशन पीएनएल में कैसे चला गया? अभी तो डेप्रिसिएशन खुद खुल के डेबिट हुआ है। डेप्रिसिएशन खुद खुला है और डेबिट हुआ है, यही हुआ है ना? डेप्रिसिएशन डेबिट टू असेट, डेप्रिसिएशन खुद खुल के डेबिट हो गया तो उसका अकाउंट डाल दिया। अब ये पीएनएल में कैसे चला जा रहा है? अब आप कह रहे हो पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा, तो कैसे जा रहा है ये? है? तो हम राइट ऑफ कर रहे हैं इसको। नॉमिनल अकाउंट है, आगे लेके नहीं जा सकते बैलेंस शीट में, तो उसको पीएनएल में डाल देते हैं। तो राइट ऑफ करके साल में खत्म कर देते हैं। तो अगर पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं तो फिर इसका मतलब लेजर में पीएनएल का एक अकाउंट खुलेगा कि नहीं खुलेगा? खुलेगा। तो ये पक्का हो गया भाई कि लेजर में पीएनएल का एक अकाउंट खुलता है, ये पक्का हो गया। ठीक है, एवरीबॉडी एग्रीड कि लेजर में पीएनएल का एक अकाउंट खुलता है फॉर डेप्रिसिएशन, नॉट फॉर एनी अदर अकाउंट। अरे भाई ठीक है, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो हमने सीधा यही बोला ना, डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन। डेप्रिसिएशन का एक अकाउंट लेजर में खुल गया, अब वो डेबिट बैलेंस होल्ड करके खड़ा है, इसलिए अब आप इसको राइट ऑफ करेंगे। किस में डाल करके? इसी पीरियड में करेंगे। एग्रीड, पीएनएल का एक अकाउंट खोलेंगे आप, पक्का खुलेगा। ओके, ये तो पक्का हो गया कि खुल रहा है। अब इस पे भी शक है, अभी इसको भी मैं पक्का नहीं कर रहा हूं अपनी तरफ से। चलो, पीएनएल का एक अकाउंट आपने खोल दिया, उसके बाद से डेप्रिसिएशन का डेबिट यहां से उठाया, उठा के ट्रांसफर कर दिया। द प्रिंसिपल इज नॉमिनल अकाउंट अलग लेके नहीं जा सकते, ये आपका कहना है, मेरा नहीं है। तो ओनली फॉर डेप्रिसिएशन यू डिड इट। तो पीएनएल का अकाउंट खोला इसीलिए कि डेप्रिसिएशन को उधर डालने का है। करेक्ट, यही है। कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज करने का ही तो इरादा था। क्यों? क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपको इसकी हकीकत नहीं मालूम है। मुझे अच्छी तरह पता हो गया, इतनी देर में मैंने अंदाजा लगा लिया कि आपको इसकी हकीकत नहीं मालूम है। बेटा देखो, रट्टा मार पढ़ाई करके जिंदगी में बहुत आगे नहीं जा पाओगे। आपको एकदम बिल्कुल टिच क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। बैठ जा। जब आपके सामने क्लाइंट आएगा ना तो आपको समझाएगा थोड़ी, वो तो अपनी प्रॉब्लम बताएगा और आपसे क्या उम्मीद करेगा? आप उस प्रॉब्लम का डिटेल एनालिसिस करके उसके सामने जवाब रख दें। वो पढ़ा लिखा थोड़ी है कि अपनी प्रॉब्लम को आपको ऐसे बताए, कानून साहब ये लगा तो वो लगा, वो थोड़ी बताएगा। वो तो बताएगा साहब ये समस्या, इसका सोल्यूशन चाहिए, दे सकते हो दो, नहीं तो एक बगल में भी दफ्तर आपके खुला हुआ, वहां चला जाता है कि नहीं? कंपनी में होंगे आप, मान लो नौकरी कर रहे होंगे, तो वहां भी तो सोल्यूशन ही मांगेगा। तो सोल्यूशन तब तक नहीं आता समस्या का जब तक आपकी कंसेप्ट बिल्कुल टिच क्लियर ना हो। हाँ, वो उनका आर्गुमेंट ये था
कि नॉमिनल अकाउंट कैन नॉट बी कैरीड ओवर टू द बैलेंस शीट, एवरीबडी एग्रीज और नॉट? अच्छा, तो भाई हम नॉमिनल अकाउंट तो क्या करें नॉमिनल अकाउंट का? देयर आर सो मेनी नॉमिनल अकाउंट्स। परचेज नॉमिनल है कि क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस, चलो इतना तो रखते हैं आप लोगों ने। फाउंडेशन में पूछा जाता है, सवाल आता है कि ये नॉमिनल है कि क्या है कि क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ये तो चलो हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी कि नॉमिनल अकाउंट शुड नॉट बी कैरीड ओवर टू द बैलेंस शीट, नॉट ओनली डेप्रिसिएशन बट एवरी अदर नॉमिनल अकाउंट शुड आल्सो बी ट्रांसफर्ड टू द पीनल अकाउंट, इजंट इट? तो आप तो बोल रहे हैं सिर्फ डेप्रिसिएशन के लिए ट्रांसफर कर। तू तो खैर घूम ही गया है, तेरा तो चक्कर ही नहीं है। साल के लास्ट में लेजर में पीएनएल अकाउंट खोलते हैं, आप नॉमिनल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बिना इसको किए आपकी बुक क्लोज नहीं होगी। जैसे आपने परचेज का डेबिट बैलेंस निकाला ना, डेबिट बैलेंस निकाला, अब सवाल यह कि परचेज डेबिट बैलेंस होल्ड कर रहा है, तो ये बन गया आपका एसेट कि साहब इतना परचेज आपने साल भर में किया, ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। लेकिन आप क्या बोलते हैं कि भैया बैलेंस शीट में ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अब ये हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये खर्च हो चुका है। तो जब ये खर्च हो चुका है तो इसका एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज होना चाहिए। उतना हिस्सा एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज करते हैं आप साल में ट्रांसफर करके पीएनएल में, और जो इसका हिस्सा बच जाता है, आप देखिए यही वजह है कि स्टॉक इन ट्रेड पीएनएल में भी जा रहा है और वहां भी जा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ता है? परचेज का जितना डेबिट बैलेंस है उसको करना पड़ता है क्रेडिट, और आप वहां एंट्री लिखते ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऑफ दिस ईयर। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे परचेज अभी भी आपके लेजर में डेबिट बैलेंस होल्ड कर रहा है। तो ये साल के लास्ट में पीएनएल इसलिए बनाते हैं ताकि आपकी जो बुक्स चल रही है वो क्लोज हो जाए उस साल की, इसीलिए इसको कहते हैं बुक क्लोजर अकाउंट। पीएनएल को इसीलिए कहते हैं बुक क्लोजर अकाउंट। तो हर अकाउंट पीएनएल में ट्रांसफर होता है जो साल भर में खर्च हो चुका होता है या आ चुका होता है इनकम के तौर पे। फिर आपके लेजर में जो पीएनएल अकाउंट बनता है ना, वही पीएनएल अकाउंट आप समझिए ऑडिट करते हैं, और जब तक ये हो नहीं पाता तब तक आपकी बुक उस साल की क्लोज नहीं होती, ओपन ही रहती है बुक। आप बहुत सी ऑडिट में पाएंगे कि बुक उन्होंने पीएनएल में डाल के क्लोज नहीं किया, तो आप अपने सामने करवाते हैं कि भाई अब ऑडिट हो चुकी है, अब जितनी एंट्री पढ़नी थी हटनी थी हट चुकी है, अब आप पीएनएल अकाउंट मेरे सामने खोलिए, एक एक अकाउंट उसमें ट्रांसफर कीजिए, जो आपका नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंडिचर का या इनकम का उसको ट्रांसफर कीजिए। अब आपकी बुक क्लोज हुई है। अब जिस अकाउंट में बैलेंस रह गया वो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। ये थ्योरी है, ठीक है। तो अब इसके 4 एग्जाम्पल आपको देने हैं। असेट का भी एक एग्जाम्पल आ ही गया कि साहब वो डिप्रिसिएशन चार्ज किया, लेकिन वो डिप्रिसिएशन पीएनएल में तो ले गए, लेकिन बैलेंस शीट में असेट अभी भी नॉन डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे ही खड़ा है, बुक वैल्यू पे ही खड़ा है। एक लायबिलिटी का भी ले लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। एक लायबिलिटी का बताइए फटाफट। हाँ जी, लायबिलिटी का भी बता दो भाई। लायबिलिटी का नहीं समझ में आ रहा है? कमाल है। अरे कोई भी अकाउंट सोच के बता दो, बस देखो बेसिक ध्यान ये रखना कि एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड हुआ दूसरा नहीं रिकॉर्ड हुआ, काम खत्म। कोई भी बैंक से लोन लिया, एसेट खरीदा, एसेट आ गया, एसेट दिख गया बैलेंस शीट में, बैंक लोन गायब है। ऑडिटर पूछेगा नहीं वो कहां से खरीदा, सेल्फ रिवीलिंग एरर है। दिमाग खोलना सीखिए। चलिए, अब इतने क्वेश्चंस में अब आपको क्या करना है, आप में से किसी ने किया इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर ड्राफ्ट करने की कोशिश करी आधे घंटे के समराइजेशन में? कभी?
अब एक प्रैक्टिस उसमें और ऐड कर रहा हूं, 1 घंटे का रिवीजन, आधे घंटे का समराइजेशन, और आप एकदम नियम बना लीजिए कि डेली मुझे एक ट्रू एंड फॉल्स का आंसर लिखना है। इट विल टेक जस्ट 3-4 मोर मिनट्स, क्योंकि आप आंसर जानते हैं, सिर्फ आपको ड्राफ्ट करना है। आपको क्या चेक करना है, आप अपने दिमाग की लॉजिकल एबिलिटी से किसी क्वेश्चन के सही होने या गलत होने को प्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो ये आपकी लॉजिकल फैकल्टी को और थोड़ा सा ओपन करेगा। एक क्वेश्चन डेली 3 से 4 मिनट लगेगा, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं बढ़ रहा आपका, 3 से 4 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बैंक में शामिल है, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसका आंसर क्वेश्चन बैंक में शायद आपको ना मिले। तो कहीं ना कहीं आगे पीछे मैंने इसमें 4 सेगमेंट करके डाला हुआ है। MCQ पहले है, ट्रू एंड फॉल्स है, फिर केस स्टडी है, फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ये। लेकिन आपको खुद से थोड़ा 3-4 मिनट लगा के डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। नाउ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आप ध्यान दे रहे होंगे, मैंने गोइंग कंसर्न का ऐसे छोड़ दिया, कंपनी ऑडिट के लिए उसको छोड़ा है। बेसिक ऑडिटिंग का लास्ट चैप्टर है ये। तो ये इतनी चीजों, 3 इसके मेन हिस्से हैं, आईसीएस मैनेजमेंट के लिए, आईसीएस ऑडिटर के लिए और इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट तो एकदम अलग ही हिस्सा है इसका, एकदम सेपरेट। ये दोनों हिस्से जुड़े हुए हैं, जिसमें से ये हिस्सा ऐसे 315 के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कह सकते हैं कि इसमें भी ऐसे 315 का रोल है। हाँ कन्हैया बनवा दिया है, आज भेज देगा वो, ठीक है, आज भेज देगा, आज, हाँ आज भेज देगा वो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये भी ऐसे 315 के ऊपर डिपेंड करता है। अब 315 कई चीजों को शामिल किए हुए है। तो वैसे हम कह सकते हैं कि कोई भी मैनेजमेंट तो ऐसे या एएस फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। एएस के लिए तो फिर भी बाउंड है क्योंकि वो कंपनी लॉ में आ गया, बट जनरल मैनेजमेंट पार्टनरशिप का हो, एलएलपी का हो, वो तो बाउंड है नहीं। जो डिस्कशन 315 ने चलाया, उसने ये कहा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आईसीएस, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यही मैं कहता हूं कि बड़े ध्यान से शब्दों को सुनना चाहिए। आपके टेस्ट में एक सवाल पूछा था, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। अब बहुत से लोगों ने लिखा है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, जबकि मैंने स्पेशली प्रिवेंट वर्ड को कटवाया था। अब इतना करने के बाद भी अगर लिख रहे हैं टेस्ट में, तो इसका मतलब आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को जानबूझ के ही गड्ढे में डाल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट पूछने के पहले एक सवाल और आ गया, हालांकि ये सब में नहीं हुआ, अभी जो मैंने 3-4 कापियां देखी उसी का बता रहा हूं। मीनिंग ऑफ आईसीएस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो, मैंने कहा है ना, हर सब्जेक्ट आपकी लाइफ से रिलेटेड है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या है? अंदरूनी मैनेजमेंट की व्यवस्था, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था कह सकते हैं आप। तो ये तो आपके घर में भी होता है,
मैंने बहुत पहले बोला हुआ है कि स्पोकन, अनस्पोकन, रिटन, अनरिटन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट एवरीवेयर, वेदर इट इज ए स्मॉल शॉप, वेदर इट इज ए मल्टीनेशनल कंपनी. Internal control system is sine qua non of every activity relating to business or relating even to your home affairs. आपका घर है, वहां पड़ोसी का भी घर है. हर घर के अपने नियम है. कितने बजे आपको घर से बाहर जाना है, कितने बजे तक घर में आ जाना है. अब एक घर का नियम दूसरे से अलग हो सकता है. कौन सा मेहमान आएगा तो उसको आपको सिर्फ ड्राइंग रूम तक बिठाना है, कौन सा आएगा उसको आप बेडरूम तक ले जा सकते हैं, कौन सा आएगा जिसको किचन में भी ले जा सकते हैं, कर सकते हैं आप. तो ये हर घर का अपना नियम होता है. जब घर में पैसे आएंगे तो कहां कहां खर्च होने हैं, ये भी हर घर का अपना नियम होता है. अब ये कहीं संविधान में लिखा नहीं होता यही होना है, फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन फिर भी एक डिसीजन मेकिंग के लिए आधार होता है कि नहीं होता है. तो घर में मेड आएगी तो उसको किस कमरे में जाने देना है, किस कमरे में नहीं जाने देना है, ये तो मैं अपने घर का बता रहा हूं. मेरा जो पर्सनल रूम है, 2 है पर्सनल रूम, उनमें किसी मेड को भी जाने की इजाजत नहीं है ना. मेड को जाने की कोई परमिशन नहीं है. मेरी बीवी जा सकती है उसमें, लेकिन वो भी मैं कहता हूं जब मैं ना रहूं तो मत जाना, रहूं तो आ जाओ, ना रहूं तो वो भी मत जाना. बिकॉज यू सी, मेरी बात फायदे और नुकसान की नहीं है, बात फायदे और नुकसान की नहीं है. मेरा तो एक माइंड मैप है, मेरा तो एक माइंड मैप है कि वो वाला जो लेटर है वो लैपटॉप की बगल में पड़ा हुआ है. अब जैसे मैं अभी आया हूं तो मैंने अपने स्टाफ को बोल रखा है कि मैं ठीक टाइम पे क्लास छोड़ करके निकलूंगा, क्योंकि वो ऑफिस का लंच अटेंड करना है. तो तुम एक काम करना, मेरा लैपटॉप ले लेना, उसका वो माउस ले लेना, और बगल में ये पेपर पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, और इस कलर की फाइल पड़ी हुई, लेके आ जाओ. तो ठीक है, वो लेके आ जाएगा. लेकिन अगर मान लो मेरी एब्सेंस में किसी और को मेरे कमरे में जाने की इजाजत हो और मेरी टेबल ऐसे सही कर दे, वैसे सही कर दे, फिर मैं किसी को भेजूं तो वहां से फोन करेगा, सर वो तो चीज वहां पे है ही नहीं जहां आपने बताया था. अब मैं उसको कैसे गाइड करूंगा, दूर से कैसे गाइड कर सकता हूं. इसलिए मैं जाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि मेरे दिमाग में तो माइंड मैप बन जाता है ना कि मैंने इस चीज को इस जगह पे ऐसे छोड़ा है, तो मैं जब जाऊं तो मुझे वो चीज उस जगह पे वैसे मिलनी चाहिए. तो मेरे कमरे में सफाई की इजाजत भी तब है जब मैं हूं. अब ये कोई जरूरी थोड़ी कि आपके घर का भी रूल है तो नहीं. हो सकता है आप ये रूल बना करके आए हो, आप में से बहुत से लोग बाहर से आते हैं, आप वो अपनी जो चाबी है वो किसी पड़ोसी को या किसी लैंडलॉर्ड को दे के आते हैं कि मेरे जाने के बाद वो मेड आ जाएगी, मेरी तो क्लास है, टीचर छोड़ते नहीं है, तो ऐसा करिए आप सफाई करवा लीजिएगा. आपको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपके कमरे में कुछ ऐसा है नहीं इंपॉर्टेंट. हो सकता है आप लोग में से कोई ना दे के आता हो, नहीं साहब जब मैं रहूंगा तभी आओ, तभी आ सकती हो तुम. आपका अपना रूल है ना, आपका अपना रूल है. तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आईसीएस आपके अपने घर का रूल है. और क्यों है? इट इज डिफाइंड एज प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन to achieve its objective. It includes accounting system, it may include internal audit,
ह्यूमन रिसोर्सेज एटसेट्रा। अब आप देखिए, पहली बात ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सिर्फ और सिर्फ ऑडिट में काम आता है, ये तो दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि आप देखिए कितना बढ़ रहा है ये। इट मे इंक्लूड मार्केटिंग, इट मे इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, इट मे इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, मीनिंग देयर बाई this plan should be preceded by one more word, overall plan of organization. अब आप एक दुकान खोलते हैं तो पूरी प्लानिंग करते हैं ना, मैं क्या बेचूंगा, जो बेचूंगा वो कहां कहां से खरीदूंगा, मैं उधार खरीदूंगा कि नगद में खरीदूंगा, फिर मैं बेचूंगा किसको, किसको उधार बेचूंगा, किसको नगद में बेचूंगा, किस चीज की क्या प्राइस रखूंगा, मुझे कितने का पड़ेगा, मैं कितनी मार्जिन लेके बेचूंगा, ये सब आप डिसाइड करते ना। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, पहली बात आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से ही रिलेटेड है। लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है तो इट हैज टू इंक्लूड अकाउंटिंग। Mind the use of the word may. It may include internal audit or may not include, because you know internal audit is not compulsory except in the case of company which is covered by virtue of section 138, that is another matter. But for every other organization internal audit is not compulsory. तभी लिखा may include, और may include तो मतलब दुनिया की हर एक्टिविटी इंक्लूड। तो ये देखिए, ये ऑडिट के लिए तो स्पेसिफिकली ये भूल जाइए। ऑडिट इसमें इंक्लूड हो सकती है, अकाउंटिंग सिस्टम इसमें इंक्लूड हो सकता है, लेकिन ये एक बड़ा प्लान है क्या करने को, ऑब्जेक्टिव अचीव करने को। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है। अब तो आप एफएम पढ़ना शुरू कर चुके हैं? एफएम तो पढ़ना शुरू कर चुके ना, लिखना शुरू करा, क्या लिख रहे हैं? रेशियो? नहीं, तो रेशियो तो बड़ी एनालिटिकल डिसिप्लिन है भाई। रेशियो पे तो बहुत कुछ डिपेंड करता है। रट्टा मत मारिएगा रेशियो, मैं बता दूं आपको। अब आप अपने एग्जाम के लिए रट्टा मार लो, जो कर लो, मुझे इससे मतलब नहीं है। बट प्रैक्टिस में बैलेंस शीट देखते ही जो ऑडिटर को समझ में आ जाता है ना, वो एनालिटिकल टेक्निक ही होती है उसके पास। आप जाएंगे अपनी आर्टिकलशिप में तो आपका क्लाइंट आपको कहता हुआ मिल जाएगा, भाई साहब पता नहीं क्या खाते हैं आपके सीए साहब, क्या हो गया साला, जब भी रखेंगे गलती पे ही हाथ रखेंगे, जहां हाथ रखेंगे वही गलती निकलती। पता नहीं कैसे सपना आता है क्या उनको, काय का सपना आता है? सपना किस बात का आता है? अरे भाई एक्सपीरियंस है कि देखते ही एनालिसिस समझ में आ जाती है कि कहां पे क्या होगा। तो वो सिर्फ रटने की बात नहीं है, बहुत बड़ा एनालिटिकल टूल है। एनीवे, ये आपकी चॉइस है कि आप उसको रटेंगे या क्या करेंगे। इतना तो एफएम में आपको पता चल गया होगा कि देयर आर टू ऑब्जेक्टिव। There are two objectives, profit maximization and wealth maximization. अच्छा, क्या यही ऑब्जेक्टिव एनजीओ में भी होता है? यही ऑब्जेक्टिव एनजीओ में भी होता है? एग्जैक्टली यही ऑब्जेक्टिव एनजीओ में भी होता है। एग्जैक्टली यही ऑब्जेक्टिव एनजीओ में भी होता है। अब आप सोचेंगे वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अरे छोड़िए साहब, आप देखिए, मैं आपको बता दूं, एक बड़ा पुराना मुहावरा है, वित्त के आगे सभी चित्त।
इसको एकदम याद करके चलिएगा। अच्छा, एनजीओ खोल लिया आपने 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए का एनजीओ खोल लिया आपने, और आपका दिमाग क्या, प्रॉफिट इन द नेचर ऑफ सर्विस। तो जी गरीबों को कंबल बांटेंगे और वो आकर के हमको दुआ देंगे तो हमारी जिंदगी भर जाएगी। यही है प्रॉफिट इन द नेचर ऑफ सर्विस, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपने 1 लाख रुपए के कंबल बांट दिए, बड़ी दुआ मिल गई। वो फिर आ गए कंबल वाले अगले साल, बाबूजी कंबल, पैसा नहीं है इस बार, साला झूठ बोलता है, जितनी दुआ थी सब वापस हो गई कि नहीं हो गई। तो जब आप कहते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो मोटिव है ना, वो इससे प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। देखिए, जो प्रॉफिट अर्निंग होती है वो क्या होती है, वो मैनेजमेंट की जेब में जाती है और ओनर की जेब में जाती है। दो चीजें, मैनेजमेंट की जेब में और ओनर की जेब में। तो आप पार्टनरशिप करते हैं तो जो पार्टनर उसको मैनेज कर रहा है उसको आप रिम्यूनरेशन देते हैं, और जो पार्टनर उसको मैनेज कर रहा है और जो नहीं भी कर रहा है, साल के लास्ट में उसको प्रॉफिट का एक हिस्सा भी दे देते हैं। मतलब ये उस तक चला गया। यही अगर एनपीओ हो जाए, एनजीओ हो जाए, तो क्या होगा, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो ओनर्स को जाना है वो नहीं जाता है। लेकिन अगर आप एक ट्रस्ट खोलते हैं, एक क्लर्क रखते हैं वहां पे, तो उसको तनख्वाह तो आपको देनी पड़ेगी ना, और जो तनख्वाह आपको देनी पड़ेगी वो कहीं से निकालनी पड़ेगी। अब या तो आप कैपिटल से निकालो, या ट्रस्ट के थ्रू जो एक्टिविटी करते हो उस पर इतना प्रॉफिट आ जाए कि आप उस क्लर्क की तनख्वाह दे सको। तो पहली बात ये दिमाग से निकाल देना कि देयर इज नो मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेशन हैज टू बी देयर फॉर हैविंग द एंटिटी एज ए गोइंग कंसर्न, वरना एनजीओ में ही आप सारा लुटा करके रोड पे आ जाओगे। आप पता चलेगा आप भी किसी एनजीओ की लाइन में लगे हो, भाई साहब, है कि नहीं। तो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी, यही चीज है जो एनजीओ को अलग करती है। एनजीओ भी प्रॉफिट मेकिंग करता है, क्या नहीं करता, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। तो एक बात तो जान लीजिएगा, दोनों में ऑब्जेक्टिव वही है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दोनों में यही है। तो ये कैसे होता है, आप सोचते हैं कि पीएनएल पे यहां पे क्या दिख जाए, प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट तो तब दिखेगा ना जब यहां पे रेवेन्यू आएगा। खर्च तो आप अपनी मर्जी से जो चाहो सो करते रहो। रेवेन्यू कहां से आता है, एसेट के यूटिलाइजेशन से। जो भी आपके पास एसेट है उसको आप यूटिलाइज करेंगे तो रेवेन्यू आएगा। जैसे आप सीए हो जाते हैं, एक दफ्तर खोल के बैठ जाते हैं, तब आपका इरादा क्या है कि सीए के ऑफिस से मुझे प्रॉफिट हो और वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन हो। तो वेल्थ के मैक्सिमाइजेशन का क्या मतलब है, आपने किताबें खरीद ली और आपने दुनिया भर का काम कर दिया। यस हुज दिस, नमस्कार, कहां से, अभी 2 बजे बात करता हूं मैं, ठीक है, 2 बजे। हाँ, तो आपने किताबें खरीद ली, कंप्यूटर खरीद लिया, ये आपका असेट है। अब इसको यूज करके आपको क्या जनरेट करना है, क्लाइंट से फीस, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर है, ये जो टाइपराइटर है, ये जो प्रिंटर है, ये कब यूज होगा, जब आपका ब्रेन यूज होगा। इसका मतलब आप अपनी फर्म के लिए क्या होगा, एक एसेट। आप यूज करो तो रेवेन्यू आएगा, आप यूज नहीं करते अपने आप को तो रेवेन्यू नहीं आएगा। खर्चे आप जितने भी पालो। यही अगर एक फैक्ट्री हो तो ये रेवेन्यू तो तब आएगा ना जब प्रॉपर प्रोडक्शन होगा। प्रॉपर प्रोडक्शन करने के लिए क्या जरूरी है, एक्सपेंसेस ठीक हो, सेल ठीक हो, प्रोडक्ट की मार्केटिंग ठीक हो, एडवर्टाइजिंग ठीक हो, स्टॉक का मेंटेनेंस ठीक हो। मतलब क्या कि आपको अपना ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना जरूरी है। अब ये लिखित में बनेगा या नहीं बनेगा ये आपके ऊपर है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए,
दुकान खोलना प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, दुकान में माल रख लेना प्रॉफिट की गारंटी नहीं है, दुकान का माल बिक जाना भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। प्रॉफिट की गारंटी क्या है कि और चाहे कुछ हो चाहे ना हो, कोई एरर ना होने पाए, कोई फ्रॉड ना होने पाए। समझिए, दिल्ली में मैं जिस मकान में आके रहा, मैं लक्ष्मी नगर में नहीं रहता था, मैं यहाँ कृष्णा नगर एक पंजाबियों का एरिया, वहां जाके रहा। शुरू में ये रहेबल ही नहीं था एरिया, एकदम मतलब आप यू कैन नॉट मूव अराउंड इन दी लेन्स एंड बाई लेन्स। तो मैंने कहा यार यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहीं पे रहते थे उस टाइम पे, तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं रह सकता यहाँ पे, मुझे कुछ दूसरा बताओ। तो कहा साहब फिर तो इसके आगे का एरिया है, वहीं पे आप रह सकते हैं। तो अपन कृष्णा नगर में जाके रहे। तो एक पंजाबी का मकान था, उसमें हम लोग जाके रहे। उनकी सदर बाजार में दुकान थी, और सदर बाजार में दुकान का मतलब आप समझते हैं टर्नओवर काफी अच्छा होता है। बड़े व्यापारी थे, उन्होंने बड़े प्यार से रखा उन्होंने। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उनका बेटा जो बड़ा वाला था, वैसे तो बड़ा बेटा था लेकिन उम्र में छोटा ही था, तो मुश्किल से 8-9 साल का था। वो बोल लेता था, ये कि उनके बच्चे थोड़े दिल्ली का एक्सपोजर होता है तो थोड़े स्मार्ट जल्दी हो जाते। अब ये हुआ कि भाई पिताजी की तबीयत खराब है तो दुकान संभालने के लिए कौन जाएगा, तो दुकान संभालने के लिए बेटा जाएगा। चलो जी, बेटे को भी बड़ी खुशी कि अब सेठ बन के बैठूंगा वहाँ, ये तो जाता था। और करीब 8-10 दिन उनकी तबीयत खराब रही थी, तो हम लोग भी ऑफिस से लौट के कभी चले जाते थे उनके पास। तो आके बेटा अपनी कहानियां बताता था, डैडी आज तो मैंने ये सेल कर दी, वो सेल कर दी। अब वो माँ, और देखिए बेटा जब से गया सेल बढ़ गई है, मैं आपसे कहती थी ना बड़ा लकी है हमारे लिए, और हाँ बेटा बड़ी दिन भर मेहनत करके आया है, और ये खा और वो खा। अब वो भी मम्मी की तारीफ सुन करके, और हाँ देखो मैंने ये कर दिया। अब क्या कि 3-4 दिन बीते, उनकी तबीयत थोड़ी बहुत इंप्रूव होनी शुरू हुई, तो उनका अब जाता हूं मैं, तो बीवी ने रोक दिया, नहीं सही था, वाइफ थोड़ी कंसर्न होती है हस्बैंड के लिए, नहीं अभी आप मत जाइए, और बेटा तो संभाल ही रहा है, और देखो आपसे अच्छा संभाल रहा है, आपसे ज्यादा सेल करके ला रहा है। बढ़िया था भाई, तो ये क्या जरूरत है इतना पेन लेने का, भी रुक जाइए 2-4 दिन और आराम कर लीजिए। तो करीब उन्होंने 7-8 दिन आराम किया और फिर पहुंचे दुकान पे। अब सदर बाजार में दुकानों का स्ट्रक्चर क्या है कि एक तरह के माल की दुकानें एक जगह पे होती, क्लस्टर होता है कि इस मार्केट में यही वाला सामान मिलता है, उस मार्केट में वही वाला सामान मिलता है। तो गए तो उनके जो पड़ोसी थे वो घेर के खड़े हो गए, और जी बाबूजी क्या हाल है बताओ, आपकी तबीयत खराब हो गई और ये हुआ। तो उन्होंने सोचा ये हालचाल पूछने आया है। वास्तव में उन्होंने कहा सर आपकी तबीयत तो वहां खराब हो गई, हमारी हालत यहाँ खराब हो गई। उनका क्यों, ऐसा क्या हो गया? कह जी अपने बेटे से पूछ लो, आए हुए रेट से नीचे के रेट पे माल बेच रहा है, कस्टमर खराब हो रहे हैं हमारे। सामने मुड़ के कहते हैं भाई साहब वहां तो इतने का मिल रहा है, और अब हम इसको बोले क्या, ये तो बस माल बेच। इसके नौकर बोल रहे हैं इसको कि बाबूजी बहुत डांटे। अबे बाबूजी की ऐसी तैसी साले, मैं मालिक हूं, बेच इसको। भाई साहब जो आपको प्रॉमिस कर दिया आपको माल देता हूं, गोडाउन खुलवा के लिया। वो भाई साहब धकाधक माल बेचे जाए। अब उनको समझ में आ गया कि डेली जो ला करके गड्डियां रखता था वो क्या था, आपसे ज्यादा सेल करके ला रहा हूं। अब वो पड़ोसी को बोला, उन्होंने कहा भाई किसी को कुछ बोलना चाहिए था। वो जी क्या बोले, छोटा बच्चा है, एक आध बार बोला बेटा ऐसे मत कर। नहीं जी पापा ने मेरे को भेजा है माल बेचने के लिए, मैं तो बेच कर रहूंगा। क्या बोले, यही सोच रहे थे कि आप आओ तो फिर आपसे बात करेंगे, और अगर आप 2-4 दिन में नहीं आते तो हम खुद ही आने वाले थे आपके पास कि भाई ये क्या करवा रहे हो यार, मार्केट क्यों खराब करवा रहे। जब उनको समझ में आया और वो उस दिन घर आए तो हाँ भाई सुनो क्या जो है कारनामा किया इसने, आए हुए रेट से कम पे माल बेच गया, वो घाटा करा गया, ये करा गया, वो करा गया। बेटा खड़ा होकर चुपचाप सुन रहा था। अब माँ की जिम्मेदारी संभालने की, कोई बात नहीं बच्चा सीख जाएगा। अरे क्या बच्चा सीख जाएगा, मैं इसीलिए कह रहा था 3 दिन बाद ही जाने को, तुमने रोक दिया कि नहीं बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है। अब देखो इसने क्या किया, अब बताओ इतने का घाटा हो गया। अब वहां तो दुकानदार 1-2 रुपए की मार्जिन पे गेम खेलते हैं, अब इतने का आए हुए रेट से कम पे बेच दिया इसने।
अब जो कस्टमर का रेट बोल दिया, बाबूजी इतने में दे दो, हाँ ले, तू लेगा ना, बस ले जा। तो माल बिकना भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं है। माल बिकना भी प्रॉफिट की। आपको मैंने सेल वाला किस्सा बताया था कि उनकी भी सेल करीब करीब टिस्को के बराबर थी, फिर भी उनको प्रॉफिट नहीं हो रही थी। इसका मतलब कि जब तक आप ये ओवरऑल प्लान बना के नहीं रख लेते ना, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। दवा की दुकानें बहुत बढ़िया सेल होती है, दवा की दुकान पे चली जाए तो लगता है हिंदुस्तान बीमारी है, बहुत बढ़िया सेल होती है। अब वो जाते हुए अपने स्टाफ की जेब चेक करते हैं, आते हुए भी चेक करते हैं, जाते हुए भी चेक करते हैं। काहे को? यार दिन भर में वाले 50,000 की सेल हुई है और वो एक ऐसा पत्ता उठा करके जेब में रख के चला गया। दवाइयां बड़ी महंगी महंगी भी होती हैं, कुछ 5-5 हजार के इंजेक्शन, 10-10 हजार के इंजेक्शन आते हैं। एक पत्ता रख के चला गया, आपका दिन भर का मार्जिन गया। कहने का मतलब वहां आपको स्टॉक बड़े ध्यान से मेंटेन करना है। सेल तो करनी है, परचेज तो करनी है, स्टॉक बड़े ध्यान से मेंटेन करना है। अच्छा, परचेज कितने ध्यान से मेंटेन करना है, स्टॉक कितने ध्यान से मेंटेन करना है। आपके डॉक्टर के पर्चे पे 4 दवाइयां लिखी हुई हैं, आप लेकर के गए और बाबूजी ये 3 तो मिल जाएंगी, एक नहीं मिलेगी। और यार अब 1 के लिए मैं कहाँ जाऊँ, और कहीं और देख लेना ना, मैं 3 दे देता हूँ। नहीं रुक जाओ यार, जब मुझे 1 के लिए कहीं जाना ही है तो मैं कहीं और ही चला जाता हूँ। अब ये आपकी दुकान से निकल गया, इसको आप कॉस्टिंग में पढ़ते हैं ना, स्टॉक आउट कॉस्ट, यही पढ़ते हैं ना। लेकिन देखिए यहाँ पे स्टॉक मेंटेनेंस कितना जरूरी है। आप खुद दवा की दुकान पर जाते होंगे, जैसे कभी दवा आपने मांगी और वो अंतिम पत्ता उतारा तो एक कॉपी में लिख लेता है वो तुरंत, हाँ कि भाई इसको मंगाना है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे दवाओं का कॉम्बिनेशन नहीं रखा मैंने तो मेरी सेल कम हो जानी है। अब वहां पे स्टॉक मेंटेनेंस, उसके बाद रेवेन्यू काम आता है। कहने का मतलब क्या कि सबसे बड़ी बात जो इसका ऑब्जेक्टिव है, prevent the occurrence of fraud and error and detect the occurrence of fraud and error। अब आप इन दोनों को मिला के पढ़ो। Plan of the organization to achieve the objective. The objective is to maximize profit and maximize wealth, and the objective of ICS is prevent the occurrence of fraud and error, detect the occurrence of fraud and error। और देखिए, मुझे बताइए कि इस प्लान को बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो सीधी सी बात है, इसको प्रिवेंट करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी नहीं है, क्योंकि भाई घर तुम्हारा है, जिम्मेदारी तो तुम्हारी होगी ना। तो पहले तो मैनेजमेंट को हमें यह समझाना पड़ता है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम साहब बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपकी जिंदगी के लिए है, आपके अच्छे दिनों के लिए है, तो आप इसको बनाइए। बनाने का फायदा यह होगा कि यू विल बी इन ए पोजीशन टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द अकरेंस ऑफ एरर। और अगर आपको एरर हो जाती है तो ढूंढने में मदद मिलेगी। अब ढूंढ पाएंगे या नहीं ढूंढ पाएंगे ये अलग मुद्दा है। तो मैनेजमेंट प्रभावित होता है और पूछता है। अब देखिए यहां से आपका ऐसे 315 शुरू हो गया। पूछता है व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। यहां से सिर्फ आपका ऐसे 315 नहीं शुरू हुआ, बल्कि यहां से आपकी वाउचिंग वेरिफिकेशन भी शुरू हो गई। जो एलिमेंट हम यहां लिखने जा रहे हैं वही एलिमेंट आपको वाउचिंग वेरिफिकेशन में, हर वाउचिंग वेरिफिकेशन में आ जाएगा। उससे ज्यादा पॉइंट नहीं आएंगे, उससे कम ही आएंगे।
तो एलिमेंट्स ऑफ आईसीएस, बेसिक ऑब्जेक्टिव दिमाग में रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ फ्रॉड एंड एरर, कि मेरी दुकान में प्रॉफिट हो या ना हो, कम से कम चोरी ना हो। भाई जितना माल है मौजूद तो रहे, चोरी ना होने पाए, और अगर चोरी हो जाए तो पकड़ी जाए। ठीक है, अगर मान लो माल ही चोरी हो जाएगा तो मैं बेचूंगा क्या? और चोरी हो गया तो मुझे पता भी चल गया। मान लो फ्रॉड हो रहा है तो बड़े धीमे धीमे और बड़े अच्छे तरीके से होता है, जिसका ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता, वो तो बहुत बाद में पता चलेगा, तब तक मैं बर्बाद हो चुका रहूंगा। तो क्या ऐसा करूं कि ये होने ना पाए, ये प्रिवेंशन हो जाए, और अगर नहीं हो पाया प्रिवेंशन तो कम से कम डिटेक्शन तो जरूर हो जाए। तो मैं ऐसा क्या करूं? तो बोला इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाओ। तो कैसे बनाओ, क्या रखूं उसमें? अब देखिए, ये फॉर अकाउंटिंग हो रहा है, मार्केटिंग का अलग हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्सेज का अलग हो सकता है। अब इसे ह्यूमन रिसोर्सेज में बनता है कि भाई इस पोस्ट के लिए हमें इतनी क्वालिफिकेशन के लोगों को रखना है, उस पोस्ट के लिए हमें उतनी क्वालिफिकेशन के लोगों को रखना है, इसको 3 साल के बाद प्रमोशन देना है, उसको 5 साल के बाद निकाल देना है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज का है। हम अब अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, क्या क्या रखें? तो बोला साहब ऐसा करो, 4 चीजें रख लो। ये 4 चीजें आप अपनी अकाउंटिंग में रख लो तो आपको बहुत मदद मिलेगी एरर को रोकने में और डिटेक्ट करने में। बोले साहब कैसे करें? क्या देखो, सबसे पहले सिस्टम बनाओ अपने यहां ऑथराइजेशन का, और एक बात ये पक्की कर लो, every transaction must be authorized by a proper person बिफोर इट्स रिकॉर्डिंग। अब आप याद करो हमने परचेज में क्या डिस्कस किया था? कि साहब माल आया, वहां गेट पे चेक होना था, हुआ ही नहीं। और मान लो गेट पे चेक हुआ भी, हमेशा जूम की समस्या यहां रहती है। मान लो गेट पे चेक हुआ भी, तो फिर यहां आकर के लेबोरेटरी के लिए टेस्ट के जाना था, वो नहीं हुआ, फिर सीधा माल उसमें चला गया, वो गया वहां से पेमेंट करवा के लेके चला आया। मतलब हम एक परचेज वाउचर पे क्या ढूंढ रहे थे? कम से कम 4 सिग्नेचर, कि गेट पे हुआ उसका सिग्नेचर, लैब पे हुआ उसका सिग्नेचर, क्वांटिटी क्वालिटी को वेरीफाई किया गया, गिन करके मेजरमेंट करके तब स्टॉक में रखा गया, स्टोर मैनेजर का सिग्नेचर, फिर पेमेंट के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट। 4 हस्ताक्षर हो गए तब ये बुक्स में जाए। कहने का मतलब क्या है कि अगर 4 जने इसमें साइन कर रहे हैं तो कोई फ्रॉड वर्ड तब तक नहीं हो सकता जब तक चारों आपस में ना मिल जाए। तो ऑथराइजेशन करो, और ऑथराइजेशन के बाद आता है रिकॉर्डिंग। इसमें भी यही कहता है। Every transaction must be recorded at its proper time. प्रॉपर टाइम में रिकॉर्ड करो।
so that management can take proper decision. अभी आप लोगों ने थोड़ी बहुत कॉस्टिंग वगैरह पढ़ना भी होगी। अभी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है जो आप कॉस्टिंग में करते हैं, भाई कितना सामान खरीद करके लाना है। अब आप देखिए, आप अपना स्टॉक सही मेंटेन करेंगे तभी तो परचेज डिपार्टमेंट सही ईओक्यू का अंदाजा लगा पाएगा, नहीं तो अंदाजा नहीं लगेगा उसको। आपने किसी कस्टमर को 20 दिन के उधार पे सामान बेच दिया, अब अगर आप सही टाइम पे रिकॉर्डिंग करेंगे तभी तो पता चलेगा कि जब उसको अगले ऑर्डर का माल देना है तो पिछले का पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ ये पता चल जाए। तो मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द प्रॉपर टाइम। अब यहां पे आपको अकाउंटिंग पॉलिसी बताने का ज्यादा नहीं है कि सही अकाउंट में होना चाहिए, यहां वो कहता है टाइम। टाइम सबसे जरूरी है। अब आप देखो इसी टाइम का एग्जांपल, कोई कंपनी है और इसकी 500 ब्रांचेज हैं, और ब्रांचेज भी सामान बेच रहे हैं, कंपनी भी सामान बेच रही है उधार पे, ऐसे वैसे कैसे भी। ब्रांच ने किसी संडी डेटर को माल बेचा हुआ था 10 करोड़ का, ठीक है, ये 10 करोड़ रियलाइज हो गया। अप्रैल 2018 को रियलाइज हो गया। कंपनी का नियम है कि जो भी पैसा रियलाइज हो वो तुरंत हेड ऑफिस को इन्फॉर्म होना चाहिए कि ये पैसा रियलाइज हो गया। इस ब्रांच ने इन्फॉर्म नहीं किया, पैसा रियलाइज कर दिया, इन्फॉर्म नहीं किया। इन्फॉर्म किया कब? आफ्टर 10 डेज कि बता देंगे, 10 दिन की देर हुई, चलिए कोई बात नहीं। इस बीच क्या डेवलपमेंट हुआ? कंपनी गॉट एन ऑर्डर ऑन 11th अप्रैल 2018। 18 अप्रैल को कंपनी को ऑर्डर मिला मेजर सप्लाई करने का। कंपनी के पास पैसा नहीं था कि माल खरीदे और सप्लाई करे, और कंपनी इस ऑर्डर को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। तो कंपनी ने क्या किया कि भाई पैसे की पोजीशन तो हमारे पास अच्छी है नहीं इस टाइम, और एक काम करते हैं, लोन ले लेते हैं। अब आप एफएम पढ़ रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल लोन आप समझ जाएंगे। एक कैश क्रेडिट खुलवा लेते हैं। अब कैश क्रेडिट इन्होंने खुलवाया 5 करोड़ का, खुलवा लिया, माल सप्लाई कर दिया, ठीक है। और इस 5 करोड़ पे ब्याज इनका पड़ रहा था 10% का सिंपल, तो इनको बैंक को कितने वापस कर गए? 5.5 करोड़, ठीक है, इतना वापस करना पड़ा। 10 दिन के बाद ये खबर आई कंपनी हेड ऑफिस को कि साहब 10 करोड़ रुपए रिसीव हो गए थे और हम आपको खबर दे रहे हैं। कंपनी वाले क्या कहेंगे? सिर्फ आपके लेट इंफॉर्मेशन की वजह से हमें ब्याज भरना पड़ गया, ब्याज भरना पड़ गया, हमें एक लोन दिलाने वाले आदमी को पैसे देने पड़ गए, उसका बैंक में लिंक था, हमें पैसा जल्दी चाहिए था, तो हमें तो भरना पड़ गया। टाइम की कीमत समझ रहे हैं? वो कह रहा है कि डेबिट क्रेडिट हम नहीं सिखाने वाले हैं। डेबिट क्रेडिट तो आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओ ही, क्योंकि वो तो आपके इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा है ही। हम तो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई भी रिकॉर्डिंग का टाइम आपके इंटरनल कंट्रोल का हिस्सा होना चाहिए। अब आप जो पढ़ते हैं एसएलआर की इंफॉर्मेशन हर बैंक भेजेगा आरबीआई को, ये क्या है? आरबीआई का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उसको पता होना चाहिए कि देश में इस समय बैंकिंग सिस्टम में कितना पैसा पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी हमारे इंडिया के पास है या नहीं है। कल को कोई लड़ाई शुरू हो जाए, अचानक गोला बारूद खरीदना पड़ जाए, तो हमें पता तो होना चाहिए कितने पैसे हमारे पास। इसलिए वहां टाइम की इतनी इंपॉर्टेंस है। तो आप अपना सिस्टम जो भी बनाइए उसमें ये 2 चीजें तो अवश्य होनी चाहिए। ये बेसिकली दोनों पीएनएल से रिलेटेड है, बैलेंस शीट पे से तो है ही, पीएनएल से पक्का रिलेटेड है। अब बाकी 2 चीजें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या करनी? 2 चीजें ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये वेल्थ की तरफ बढ़ रहा है।
सेफ गार्डिंग किस चीज की? ICS must provide for proper safeguarding of assets. ठीक है? एंड लायबिलिटीज। आपको पहले बताया था कि सेफ गार्डिंग ऑफ लायबिलिटी का क्या मतलब है। आपके पास इतना पैसा हमेशा होना चाहिए कि लायबिलिटी को टाइमली पे करो, नहीं तो वो आपको आकर के लिक्विडेशन भी करवा सकता है आपका। ठीक है? अब क्या है? अब सिंपल है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। Must include proper verification of assets and liabilities. Proper verification. पीरियडिक वेरिफिकेशन के लिए बोला है। क्या होता है पीरियडिक वेरिफिकेशन? अरे भाई, ऐसा है कि आपको अपने असेट का इस्तेमाल करके ही रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना है। तो देख तो लो कि वेदर योर असेट्स आर इन ए पोजीशन टू प्रोवाइड यू प्रॉपर रेवेन्यू और नॉट। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, तुझे कह रहा हूं। नहीं, ठीक है, हाँ तू भी चल पीछे। ICS must include periodic verification of assets and liabilities. Must include. अब आप पता तो कर लो कि आपकी गाड़ी चलने की पोजीशन में है कि नहीं है, तभी तो टैक्सी का बिजनेस कर पाओगे। 15 दिन में देखते तो रहो। आप पता तो कर लो कि आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर सही ऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कोई क्लाइंट आ गया तो प्रिंट आउट कैसे निकालोगे। आप पता तो कर लो कि आपकी फैक्ट्री का जो मशीन है वो सही कैपेसिटी पे ऑप्टिमाइज करने की हालत में है या नहीं है, तभी तो प्रोडक्शन की प्लानिंग करोगे। तो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इस वेरिफिकेशन में और सेफगार्डिंग में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है? हर चीज आपको पहले ही बताया था। क्या कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन है कि नहीं है। अगर किसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए किसी प्रॉपर क्वालिफाइड आदमी की जरूरत है तो उसको लगाइए, अदरवाइज क्या होगा, वियर एंड टीयर ज्यादा होगा। अगर अनट्रेन्ड आदमी किसी मशीन को ऑपरेट करेगा तो वियर एंड टीयर ज्यादा ही होगा। इसका प्रॉपर आप इंश्योरेंस करा के रखिए, नहीं तो पता चला अचानक कोई नुकसान हो गया तो आपका रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन जो होना है वो डिफीट हो जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो क्या हर मैनेजमेंट बना के रखता है? जैसा मैंने कहा कि दुकान तक पे होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्पोकन अनस्पोकन रिटर्न अनरिटर्न हर जगह होता है, सबका अपना नियम कानून होता है। लेकिन बड़ी कंपनियों से खासतौर पे उम्मीद की जाती है कि इंटरनल कंट्रोल का मैनुअल बना के रखें, जिसको आप अकाउंटिंग मैनुअल कहते हैं, कंट्रोल मैनुअल कहते हैं। और अब तो आपको कंपनी लॉ में एक दिन दिखाया भी था कि अब तो ऑडिटर को इस इंटरनल कंट्रोल की फंक्शनिंग पे कमेंट करना है, जो ऐसे 315 आपको बताता है कि इसका इवेल्युएशन कैसे करें और इसको इफेक्टिव कैसे बनाएं। तो अब ये जो है 3 पोर्शन इसके,
ई, ई और ई। इस्टेब्लिशमेंट, एग्जीक्यूशन और इफेक्टिवनेस। एस से अब इस ट्रिपल ई पे आगे बढ़ेगा, राइट। चलिए परसों मिलते हैं। आप लोगों को भी मैंने हैप्पी न्यू ईयर पे एक कविता बनाई। हाँ, मैं अक्सर पोएम ड्राफ्ट करता हूं, अक्सर। तो नहीं, अभी वो बन रही है, मैं आपको सुनाऊंगा। अभी वो बन रही है और ये पोएम कंपोज करना बड़ा टिपिकल काम होता है। तो वैसे तो मेरे व्हाट्सएप में बहुत है, मैं लिख करके एक जगह पे स्टोर करवाता रहता हूं। तो आपको परसों मिलते हैं तो सुनाते हैं। आज रात तक बन जाएगी, परसों सुनाते हैं। चल बंद कर। ये फेंक देना। तो परसों वही 10:30 बजे।